Hello students, Good good morning. morning. Good morning all. गुड मॉर्निंग सर। Right here. मेरी आवाज आ रही है बेटा, सब तक पहुंचती है ना? यस सर। ओके राइट ठीक है गुड। अच्छा बताओ, तो वो नोट डाउन करके लिया है बेटा एज यू ड्रॉप वाला टॉपिक, यस सर। और सॉल्विंग डन है बेटा जितने जहाँ तक बोला था करने के लिए? एक्सरसाइज 0 वाला पार्ट। तो बेटा ऐसा करो, तो आज ना मैं तो कुछ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो उसका जो डिस्कशन है वो बेटा वो कल वाली क्लास में कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, क्योंकि इस वीक अपने पास अच्छा खासा टाइम है अभी, करने को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीक में अपना कोई टेस्ट तो है नहीं। तो आप लोग एक्सरसाइज 0 को बेटा कंप्लीट करके ले आइएगा, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर। और उसके साथ एज यू ड्रॉप वहीं पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा अपन लोग, ठीक है? तो कल एक्सरसाइज 0 का डिस्कशन होगा, तो अपना कंप्लीट करके ले आए बेटा सारे स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक्सरसाइज 0, राइट? चलिए तो स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग मैंने अलाउ कर ली। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अलाउ हो चुकी है, देखिए। सर हम कल वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना? बेटा काइनेटिक्स को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फिर, ठीक है? कल डिस्कस कर लेंगे ना उसका। ओके सर। देखिए तो देखो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी करना है, तो आज जो हमारा काम रहेगा, जो हम लोगों ने लेक्चर 1 हम लोगों ने किया था, ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले हैं उसके बेसिस पे कुछ हम लोग अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, या कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। तो जो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है पहले उसको देखते हैं, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे जितना हम लोगों ने अभी तक किया है, जो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक किया है रिएक्शंस के रेट के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो वो हमें देखिए, तो पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। पहले न्यूमेरिकल के अंदर ये गिवन है हमारे पास, एक इक्वेशन ऑलरेडी दे दी उन्होंने, कहते हैं 4 मोल ऑफ अमोनिया गैसेस प्लस यहाँ पे हमारे पास है 5 मोल ऑफ O2 गैसियस फॉर्म में, वो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NO प्रोडक्ट बन रहा है एक, तो उसके मोल्स बनेंगे 4, और साथ में अपने पास बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के आगे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? 4 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 5 मोल ऑफ O2 गिव 4 मोल ऑफ NO प्लस 6 मोल ऑफ वाटर। वो हमें ये कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट भी, ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो रहा है, ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, वो हमें बोल रहे हैं, कहते हैं जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है NO का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज, तो NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है बेटा उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की, और हमें बोल रहा है भी कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फर्स्ट। सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, O2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। थर्ड जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर ये स्टेटमेंट हमें दे दी, और इन चीजों को अपने को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, राइट एवरीवन? तो चलिए देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में। तो पहले आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिए इसको करने के लिए। तो एग्जैक्टली आपको 2 मिनट्स मिल रहे हैं, तो 2 मिनट्स में जो जो स्टूडेंट सॉल्व कर पाए ठीक है, अदरवाइज 2 मिनट्स के बाद मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली 2 मिनट्स मिल रहे हैं, तो करना स्टार्ट करिए।
देखिए स्टूडेंट, अगर इस टाइप का अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का अपने पास स्ट्रेटेजी क्या होगा। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें तो हम लोग लिखेंगे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा -1/4 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, और ये हमारे पास इक्वल होगा 1/5, इसके आगे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और इक्वल किसके होगा ये 1/4 डेल्टा, ठीक है, NO अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ऐसे आप लोग वाटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सर -1/5 तो आएगा। यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैंने क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो जो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है, जो फर्स्ट मैंने कैलकुलेट करना है, वो मैंने कैलकुलेट करना है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को देखिए, ये डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। ये बेटा किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, है या नहीं है बेटा अपने पास यार? सर हाँ सर जी वहाँ पे सर -1/5 -1/5 नहीं आएगा। बेटा, वो माइनस लगाया तो वो लगा लिया करो यार अपनी तरफ से बच्चों, लगा लिया करो वो यार। वो लगा भूल। हाँ, लगा लिया करो बेटा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन में देखो यार, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है भी जो अमोनिया के डिसअपियर होने का रेट है वही NO के बनने का रेट है बेटा अपने पास से, क्योंकि 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो अमोनिया है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO के इक्वल है। तो पहले का आंसर तो अपने को मिल गया यार, तो पहले वाले का आंसर अपने पास क्या आ गया, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। तो सर रेट ये ऑफ, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्या बेटा जी? -3.6, क्योंकि वहाँ पे -1/4 है। हाँ बेटा, लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। आप लोग ऐसा इतना एक चीज पे इतना, मैंने आपको बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव ये बता रहे हैं रिएक्टेंट की फॉर्म में है कि प्रोडक्टिव फॉर्म में है। तो ठीक है। यहाँ पे अगर अमोनिया दे ही दिया बेटा, अमोनिया दे, अपने को पता है अमोनिया क्या है बेटा जी, रिएक्टेंट है। आपको ऊपर रिएक्टेंट में अमोनिया, तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव थोड़ा होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव तो बच्चों ये बता रहा होता है कि रेट को आप रिएक्टेंट की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में कर रहे हो, दैट्स ऑल। ओके, क्लियर है? रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट Yes, कभी भी sir. नेगेटिव नहीं होता, राइट। सेकंड में हम लोगों ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालना है। तो बताओ, जो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ वो मेरे पास 5/4, क्योंकि अगर मैं 5 को इस तरफ ले जाता हूँ तो वो मेरे पास 5/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? ये आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन से पता लग रहा है, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू बेटा जी, ठीक है, वो 5/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी होगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 निकालता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालता हूँ, वो 5/4 इंटू डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। तो कितने गिवन है, 3.6 इंटू 10⁻³ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके ये आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। राइट एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? यस बोलिए, हाँ या ना? ठीक है। Yes, sir. थर्ड में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड में रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास ऊपर कितनी सारी टर्म्स प्रेजेंट है, किसी की हेल्प से भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को निकाल सकते हो। तो आप लोग निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शंस को। तो कैसे निकाल सकते हो, क्या रेट ऑफ रिएक्शंस को बोल सकते हो 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, ऊपर गिवन है ना अपने पास? Yes, sir. या चाहे आप अमोनिया की हेल्प से निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, O2 की हेल्प से निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे NO की हेल्प से निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसकी फॉर्म में निकाल रहा हूँ, NO के फॉर्म में निकाल रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 है, तो डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 3.6 इंटू 10⁻³ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिएक्शन का रेट आ जाएगा अपने पास,
ये रिएक्शंस का रेट है, ये हमारे पास O2 के रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू है, और O2 के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू है, और ये हमारे पास अमोनिया के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू है। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन हम वाटर को लेके भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें पता है 1/6 हाँ H। वाटर, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हो बेटा। मतलब आप जो भी ऊपर गिवन है बेटा, चारों में से जिस मर्जी के टर्म में आप रिएक्शंस के रेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये जौन सा आपने सबसे पहले वो लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन में, डेल्टा ओ वाला काटा क्यों है? और बेटा डेल्टा ओ वाला काटा नहीं है माय डियर आर्यन, मैंने ये बोला था भी ये अगर मैंने डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 5 को इस तरफ ले जाऊंगा ना बेटा जी। जी सर, ठीक है सर। ओके क्लियर? यस सर। सर अगर हमने वाटर की फॉर्म में निकालना तो 1/6 डेल्टा H2 O अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कर देंगे ना हम 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। सही है। आप बात करते हैं इसका नंबर कितना है? बेटा आपके पीछे टीवी तो चली जा रहा है, बताओ इसको बंद रखो ना यार। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में। एक ऐसा न्यूमेरिकल बेटा और सॉल्व करके देखो, ताकि आपको ये पता लग जाए भी किस तरीके से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल में हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये गिवन है, इक्वेशन दे दी हमें N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये कंबाइन करके हमारे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3 गैस का फॉर्मेशन अपने पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू हमारे पास दे दी, कहते हैं डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू अपने पास गिवन कर रहे हैं, वो वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू अपने को दे दी। और कैलकुलेट कर रहे हैं, कहते कैलकुलेट करिए, ठीक है, किसके बारे में कैलकुलेट करना है आपने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, पहला तो बोल रहा है भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कैलकुलेट करिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। सेकंड अपने को बोल रहा है भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, कहते हैं इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करिए भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने सर? का। सर आपने जो भी ये लिखा है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, इसको आपने 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में लिखा है। ये गैसेस कंपोनेंट दिया हुआ है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकंड इनवर्स नहीं आना चाहिए? गैसेस कंपोनेंट में अगर प्रेशर दिया होता तो फिर मैं एटमॉस्फेयर ले लेता ना। अगर यहाँ पे गैसेस कंपोनेंट में वो कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे तो हम कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर सकते हैं। ओके राइट, चलिए देखिए बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का अपने पास तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, रिएक्शंस के रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, इसके आगे बेटा साइन नेगेटिव का आ जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की फॉर्म में है, और ये -1/3 डेल्टा H2 अपॉन क्या बनेगा, डेल्टा टी बनेगा, और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के। ओके राइट, अब देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 कैलकुलेट करना है। मतलब अपना टारगेट क्या है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। और हम लोगों ने जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वो किसकी हेल्प से आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, वो आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो N2 है वो हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपने पास अमोनिया है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपने पास जो गिवन है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी गिवन कर रहे हैं, वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया की उसकी वैल्यू गिवन अपने पास 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमारे पास आंसर आ गया। यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब सेकंड में हम लोगों ने निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अगर H2 निकालते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये 3/2 ऑफ डेल्टा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है।
एग्री करते हो यहाँ पे यार? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो H2 है वो अमोनिया के रेट ऑफ अपीयरेंस का 3/2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपने पास कितना गिवन है बच्चों? उसकी वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10⁻³ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे बना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। So 2.4 into 10⁻⁴ है। 2.4 इंटू 10⁻⁴ है। नहीं नहीं सर यही है सर, 3.6 ही है सर। नहीं सर तो क्वेश्चन आंसर में वो 3.6 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ना हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते थे यार, मतलब अपने को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, पहले ये फॉर्मूले के बेसिस पे तो आप लोगों को करना आ गया भी कैसे करना है। अगर आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है तो कैसे करेंगे? आप ऊपर वाली इक्वेशन पे जाइए बेटा जी, ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए। N2 का अगर 1 मोल जा रहा है तो हाइड्रोजन के N2 के 1 मोल के डिसअपियर होने से आप देख रहे हो कि H2 के 3 मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं, तब अमोनिया के 2 मोल्स के हो रहे हैं अपीयर हो रहे हैं। तो अपने को क्लियर पता लग रहा है भी अमोनिया के जो बनने का रेट है वो N2 के डिसअपियर होने के रेट का क्या है, डबल है। या मैं बोल सकता हूँ भी N2 के डिसअपियर होने का जो रेट है वो अमोनिया के बनने के रेट का हाफ है। मैं ये कह सकता हूँ यार, अमोनिया के जो खत्म होने का रेट है वो जो N2 के खत्म होने का रेट है वो अमोनिया के बनने का रेट का आधा है। तो अमोनिया के बनने का रेट दिया हुआ है, उसका हाफ कर दो बेटा जी, क्या हो जाएगा वो N2 का क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाएगा। ऐसे अगर आप H2 को देखोगे, H2 के खत्म होने का जो रेट है ना वो 3/2 टाइम्स है अमोनिया के बनने के रेट का। हाइड्रोजन के खत्म होने का रेट अमोनिया के बनने का रेट का 3/2 टाइम्स है, तो अमोनिया के बनने का रेट गिवन है, उसका 3/2 टाइम्स निकाल लो, वो H2 के बेटा डिसअपियर होने का रेट आ जाएगा अपने पास। राइट एवरीवन, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? पर इसमें थर्ड पार्ट दिया होता, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता, फिर कैसे करते? चलो बेटा जी, जो क्वेश्चन है पहले उसको कर लो ना। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता तो वो तो आपको पता ही है, मतलब किसी के थ्रू भी रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू निकाल लो, उसमें क्या था। यहाँ पे ये 3 गिवन है, किसी भी की हेल्प से भी रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल लेते बेटा। ओके, वो तो बहुत ही ईजी है ना रेट ऑफ रिएक्शंस, तो चाहे आप N2 की टर्म में निकाल लो, चाहे H2 की फॉर्म में निकाल लो, चाहे अमोनिया की टर्म में निकाल लेते। और आंसर तीनों में सेम ही आएगा? सेम ही आएगा बेटा, तीनों इक्वल का साइन तो है डियर। ओके सर। ओके चलिए, अब नेक्स्ट बेटा हम जो लोग नोट करना था, लास्ट वो रह गया था बस। सो 10⁻⁴ या 3? -4 बेटा, स्टेटमेंट में देखो ना, तो ऐसा ना करो यार। हाँ, फिर वो लास्ट पे थोड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन है फिर दिक्कत वाली बात है। हो गया सर, डन। चलिए, अब बेटा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल आपका काफी बड़ा कंफ्यूजन दूर करेगा यार। ठीक है, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है हमारे पास, दे दिया कहते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ अपनी तरफ से, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, अपने को पता भी अमोनिया बन जाएगा N2 और H2 को रिएक्ट करते हैं, फ्रॉम N2 एंड H2। गॉट इट। तो रेट ऑफ कंजप्शन दे देता हूँ आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मैं N2 की वैल्यू आप लोगों को असाइन कर दूं तो उसकी वैल्यू दे रहा हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ओके, यहाँ पे आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैंने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 आप लोगों को दे दिया, और आपको बोल रहा हूँ भी कैलकुलेट करिए रेट ऑफ रिएक्शंस को, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, पहले सिनेरियो में क्या दिया, N2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, N2 प्लस H2 गिव अमोनिया। पहला तो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैलकुलेट करना है। सेकंड मैंने क्या किया, इस पूरे ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस
3/2 H2 गैस गिव अमोनिया। इसका आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है। और थर्ड वाले केस में मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशंस को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2N2 गैस प्लस बेटा 6H2 गैस, गॉट इट। और क्या बनेगा यहाँ पे 4NH3 गैस। लीजिए ये मेरे पास बेटा जी न्यूमेरिकल्स था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे क्या बोला गया, आप इस स्टेटमेंट को दोबारा एक बार रीड करिए ध्यान से। यहाँ पे अमोनिया का ना रेट फॉर्मेशन दे रहा है, अमोनिया अपने पास बन रहा है, ठीक है। और बन भी किससे रहा है, N2 और H2 से बन रहा है, गॉट इट। हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 दे दिया बेटा उन्होंने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 मतलब N2 के डिसअपीयर होने का रेट 1.5 × 10⁻³ मोल पर लीटर दे दिया। कहते रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करो। अब मैंने बोला था रिएक्शंस के रेट का सिग्निफिकेंस तो तब होगा अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होगी बेटा अपने पास, ठीक है। तो मैंने 3 अलग अलग रिएक्शंस लिख दी और तीनों को अपने तरीके से बैलेंस कर दिया। अगर आप पहली इक्वेशंस को देखते हो तो पहली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है बेटा जी, पहली रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर सेकंड को देखते हो तो सेकंड वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। अगर थर्ड को देखते हो तो थर्ड वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है यार। तो तीनों के तीनों रिएक्शन बैलेंस्ड है अपने पास, राइट। अब आपको तो लगेगा भी यार एक ही रिएक्शन है, अलग अलग तरीके से बैलेंस कर दिया तो जो रिएक्शंस का रेट है वो तीनों में सेम आएगा। नो, नहीं आएगा। आप यही क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये खूबसूरती है बेटा इस क्वेश्चन की, बहुत अच्छी खूबसूरती है इस क्वेश्चन की, जो कि दिमाग में बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करता है। अब आप क्या करो, इसका रेट निकालो बेटा, निकालो रेट। बताओ अगर मैं पहले वाले का रेट ऑफ रिएक्शंस निकालता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर पहले वाले का निकालता हूँ, देखो N2 की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 अपने पास गिवन है, ठीक है। तो क्या कह सकता हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप बताओ, तो पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा N2 अपॉन क्या आएगा डेल्टा T इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T के इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T के आ गया। सीधा भी कर सकता था पर थोड़ा सा लेंथी बना के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू तो अपने पास गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.5 × 10⁻³ गिवन है, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स आ गया। लीजिए ये रिएक्शंस का मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, रेट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो पहली रिएक्शंस के लिए बेटा रेट ये आ गया मेरे पास। अब सेकंड रिएक्शन में अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो बताओ क्या लिखूंगा, तो क्या लिखा जाएगा सेकंड रिएक्शंस के अंदर बेटा, जो अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, तो इसका लिखा जाएगा 1/2 ठीक है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T बेटा जी ये बनेगा इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन क्या लिखा जाएगा 3/2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बनेगा, और किसके इक्वल आ जाएगा ये डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो बताओ अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ डियर, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 × डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T बन गया, रेट बना के नहीं बना, हाँ या ना। तो यहाँ से रेट की वैल्यू निकाल के देखो, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T क्या गिवन है 1.5 × 10⁻³ गिवन है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू आ गई सेकंड रिएक्शंस के लिए, ये सेकंड रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं थर्ड रिएक्शंस के लिए रेट को लिखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा 1/2 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इसके इक्वल आ जाएगा 1/6 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T के, और इज इक्वल टू किसके आएगा 1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T के। ये लिखा गया मेरे पास, ओके। तो अगर यहाँ पे रेट की वैल्यू को निकालती हो तो रेट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू आपके पास गिवन है डियर, उसकी वैल्यू गिवन है 1.5 × 10⁻³ है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.75 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये देखिए बेटा, आप सोचो इस क्वेश्चन की खूबसूरती को पहचानने की कोशिश करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है,
अगर आप इस क्वेश्चन की खूबसूरती को देखते हो तो फ्रेंड्स ये खूबसूरती है इस क्वेश्चन की कि अगर आप अपनी तरफ से एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हो, अगर आप एक रिएक्शन को अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हो तो रिएक्शंस का जो रेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। पहले रिएक्शन में रेट इतना आ रहा है, सेकंड रिएक्शन में रेट की वैल्यू इतनी आ रही है, और थर्ड रिएक्शन में बेटा रेट की वैल्यू इतनी आ रही है। मेरी बात समझ आई? मतलब आप अपनी तरफ से रिएक्शंस की बैलेंसिंग कर ही नहीं सकते बेटा जी। अगर अपनी तरफ से बैलेंसिंग करेंगे तो जो रिजल्ट्स है माय डियर वो अलग अलग अपने पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रिजल्ट Yes. बताओ अलग अलग आए कि नहीं आए? Yes, sir. अलग अलग तरीके से बैलेंस करने पे बेटा जी। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है भी ऐसा क्या हो गया भी जो सारे के सारे रेट है उनकी वैल्यू अलग आ रही है? अगर जो स्टूडेंट बता पाए इसका मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सोचने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरे को बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? सर के इनका रेट क्यों चेंज अलग अलग आ रहा है? हाँ, अभी रेट की वैल्यू अलग अलग क्यों आ रहा है? आर एन कुमार नो, क्वांटिटी की वजह से तो नहीं आ रहा बेटा जी, रेट सर अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ जी, अपीयरेंस का रेट और डिसअपीयरेंस का रेट अलग अलग है दोनों का। मतलब अगर उसका 1 मोल बन रहा है तो उसके 2 बन रहे हैं। नहीं बेटा वो तो नहीं है। नहीं, और कोई? सर देखो हमने जैसे कल किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बिना कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं नहीं होता। वो तो चीज ठीक है, वो मैंने चीज बोली वही आप। फिर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बदल गए। नहीं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिल्कुल चेंज हो रहा है, मतलब उसको फिजिकली बताओ ना यार। ये तो चीज मैंने बताई थी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करने से रिएक्शंस का रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है? सर अब ये मैं बोलूँ मेरे हिसाब से इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग अमाउंट्स ले रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट की अलग अलग अमाउंट्स बन रही हैं, नहीं, इसलिए नो नो नो, देखो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है भी हम लोग रेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चंस में मैंने रेट का डेफिनेशन चेंज कर दिया। देखिए पहली सिचुएशन में आप लोग क्या बोल रहे हो, पहले सॉल्यूशन में आप रेट क्या डिफाइन कर रहे हो? आपने रेट ये लिखा पहली सिचुएशन के अंदर, मतलब पहली सिचुएशन में आप रेट डिफाइन कर रहे हो भी रेट आपके पास क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है, रेट इज इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी आप लोगों ने लिखा। तो पहले केस के अंदर रेट ये डिफाइन किया गया भी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है N2 का वो मेरा रेट है। सेकंड केस में आपने क्या किया? रेट का डेफिनेशन चेंज कर दिया, आपने रेट को इसके इक्वल रखा 2 इंटू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी के। इसका मतलब सेकंड सिचुएशन में आप रेट ये डिफाइन कर रहे हो भी N2 के खत्म होने के रेट का जो डबल है वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। N2 के खत्म होने का जो रेट है उसका जो डबल है वो मेरा रेट है। अब आपने रेट को इस तरीके से डिफाइन किया। और थर्ड सिनेरियो के अंदर आप लोग रेट को क्या डिफाइन कर रहे हो? थर्ड केस में आप रेट डिफाइन कर रहे हो भी N2 के खत्म होने के रेट का जो हाफ है वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जब आप लोगों ने चेंज कर दिया तो ड्यू टू दैट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आपका डेफिनेशन है रेट को डिफाइन करने का वो भी चेंज हो गया। आप मेरी बात समझ आई? क्यों? क्योंकि यार रिएक्शंस का रेट है, रिएक्शंस का रेट का मतलब क्या होता है यार? रिएक्शन की स्पीड। अब वो रेट को या तो आप रिएक्टेंट के फॉर्म में डिफाइन करोगे या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन करोगे, और वो भी आपके हाथ में भी आप रेट को कैसे डिफाइन करना चाहते हो। तो जो पहले वाला केस था उसके अंदर आप रेट को डिफाइन कर रहे हो भी N2 के खत्म होने को रेट को मैं वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। सेकंड वाले केस में आप लोगों ने बोल दिया भी N2 के खत्म होने वाले रेट का जो डबल है वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। थर्ड वाले केस में आपने बोल दिया N2 के खत्म होने का रेट का जो हाफ है वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भी अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं तो रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करने का तरीका चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी आप लोगों ने रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना है तो ये मस्ट है स्टूडेंट भी आपके पास जो इक्वेशन है दैट शुड बी द बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तब हमें फिक्स हो जाएगा भी हमें रिएक्शंस के रेट को इसी तरीके से डिफाइन करना है। आप मेरी बात समझ आई? ठीक है, अगर मान लो एक स्टूडेंट पहले वाले अकॉर्डिंग करता है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वो जब वो रेट का एक्सप्रेशन लिखता है तो वो बोल रहा है भी मेरे अकॉर्डिंग तो रेट भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है। जो सेकंड वाले मेथड्स के अकॉर्डिंग करता है तो वो बोल रहा है भी N2 के खत्म होने के रेट का जो हाफ है ना वो मेरा रिएक्शंस का रेट है।
सॉरी डबल है, तो वो मेरे रिएक्शंस का रेट है। तो स्टोइकियोमेट्रिक को कोफिशिएंट को चेंज करने से जब आप रिएक्शंस का रेट डिफाइन करते हो तो रेट अलग अलग तरीके से डिफाइन हो रहा है, तो रेट की वैल्यू अलग आ रही है। अदरवाइज सभी रिएक्शन की स्पीड तो एक ही होगी ना यार। रिएक्शंस तो माय डियर लैब के अंदर तो रिएक्शन एक ही होती है ना। वो तो आप लैब के बाहर बैठ के कॉपी पेन से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर रहे हो। मैं तो 10-10 लगा के भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकता था। अब मेरे बाहर 10-10 लगाने से अंदर जो कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड तो चेंज नहीं होगा ना यार। बाहर तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर चेंज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करने का मतलब मैं रेट को डिफाइन करने का डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ। आपको मेरा पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई रिएक्शंस गिवन है और आपने उस रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना है, तो आपके लिए कंडीशन मस्ट है माय डियर ऑल, भी वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी जरूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रेट को डिफाइन कर सकते हो। और मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, यहाँ तक डिफाइन करने के बाद मैंने एक चीज और बताई थी भी किसी पर्टिकुलर अमाउंट का जो खत्म होने का रेट है या फिर बनने का रेट है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। आप यहाँ से क्या करो, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो, H2 के खत्म होने का रेट निकाल लो। तो पहले H2 के खत्म होने का रेट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 3 इंटू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी बनने वाला है। बनेगा कि नहीं बनेगा पहले वाले केस में? सेकंड वाले केस में जब आप डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी लगाओगे वो क्या बनेगा बेटा अपने पास, हाफ ऑफ, वो अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे डेल्टा H2 अपॉन अगर डेल्टा टी की अगर आप वैल्यू निकालते हो, ठीक है। अब आप क्या करो, तीनों इक्वेशंस पे ना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। आप यहाँ पे डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। सेकंड वाली इक्वेशन में आप डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में आप डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को निकाल लीजिए। जब आप तीनों इक्वेशन में से डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे तो तीनों में सेम आएगी बेटा जी, ठीक है, ठीक है, ओके। जब आप तीनों में से डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे तो तीनों में बेटा जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भी, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है किसी भी पर्टिकुलर का, वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, पर जो रिएक्शंस का रेट है वो डेफिनेटली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करना है तो रिएक्शन का बैलेंस्ड होना जरूरी है। आप अपनी तरफ से रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, वो रिएक्शन को बैलेंस करके देंगे। वो बोलेंगे रेट को इस रिएक्शंस की टर्म में, इस सिचुएशंस में डिफाइन करो, व्हाट इट। तो जब भी आपके पास रेट का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, बैलेंस्ड गिवन होगा बेटा जी। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन बहुत एक फैंटास्टिक न्यूमेरिकल है जो और ज्यादा डाउट्स को क्लियर करता है। हमारे पास ना ये गिवन है, कहते हैं जो कंसंट्रेशन है, थर्ड न्यूमेरिकल में देखिए, कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम एज फॉलो। हमें इक्वेशंस दे दी, ठीक है, इक्वेशंस दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं C इज इक्वल टू 5 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। ये हमें एक इक्वेशन दे दी। ये C यहाँ पे है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन दे दिया भी, टाइम के साथ कंसंट्रेशन इस तरीके से चेंज हो रही है। तो वो कह रहे हैं भी कैलकुलेट करिए। हमने कहा क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं भी इनिशियल रेट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। एक तो इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड अपने को कैलकुलेट करने की बात बोल रहे हैं रेट एट 2 सेकंड। जब हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, तब रेट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है। अब देखिए, अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आपने क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या होता है बेटा, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रेट होता है बेटा अपने पास, ठीक है, ओके।
भाई कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, वो हमारे पास रेट है। तो चलिए तो कैसे निकालेंगे, तो क्या कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बेटा जी। तो मैं डीसी अपॉन डी टी कर लेता हूँ, टाइम के रिस्पेक्टिव इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 30 माइनस 10t, राइट। ले लोगे यार ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये रेट आ गया ना मेरे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये बेटा जी क्या कैलकुलेट हो गया, ये रेट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 30 माइनस कितना आ गया 10t आ गया। अब पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है। इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला रेट। इनिशियल रेट का मतलब जब t इज इक्वल टू कितना था, 0 था, जब टाइम 0 था तब का रेट निकालो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। इनिशियल रेट का मतलब है t इज इक्वल टू 0। तो बताओ इनिशियल रेट कितना आएगा बेटा जी, तो अगर इनिशियल रेट निकालेंगे तो इनिशियल रेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा बेटा जी। और कंसंट्रेशन किसमें डिफाइन है बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा अपने पास। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल रेट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब वो बोल रहा है भी रेट कैलकुलेट करो आफ्टर टाइम 2 सेकंड, मतलब सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को 2 सेकंड पुट कर देंगे। अगर 2 सेकंड टाइम की वैल्यू पुट कर दी, अब आपके पास जो रेट कैलकुलेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 2, तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो ये आ गया 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जो रेट है वो आफ्टर 2 सेकंड है, और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड जो रेट है वो उसका इनिशियल रेट है। बताइए क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई सर? यस सर। ओके, अब एक न्यूमेरिकल और करो। हाँ जी बोलिए सर। अगर हमें कहा होता रेट एट 3 सेकंड करना है तो अपना आंसर 0 आता है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन वहां पर रुक गई। हाँ, मतलब आफ्टर 3 सेकंड ये होगा, रिएक्टेंट 0 हो गया ना, रिएक्टेंट 0 होने का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है बेटा जी। ओके, यही मतलब होगा इसका। और अगर 3 सेकंड से ज्यादा का कैलकुलेट करने में दिया तो फिर तो बेटा रेट नेगेटिव आ जाता, और वो हो नहीं सकती। हो नहीं सकता, उसका तो कोई सेंस नहीं था अपने पास। ठीक है, यस सर। ओके चलिए, अब बेटा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आता है फोर्थ न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और है, एक और न्यूमेरिकल है जो भी अपने आप में काफी बेटर अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग मान के चलते हैं। मान लीजिए ए से बी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये रिएक्शन मेरे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है हमारे पास, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और हमारे पास एक्सप्रेशन दे दिया लॉग माइनस, ठीक है, लॉग की फॉर्म में वो एक्सप्रेशन अपने को प्रोवाइड कर रहा है, लॉग माइनस लॉग देके माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस इक्वेशंस के लिए एक्सप्रेशन दे रहा है लॉग डी बी अपॉन डी टी प्लस कितना 1। ये हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, इस इक्वेशंस के लिए ये एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनस लॉग लॉग, ठीक है, लॉग की फॉर्म में दिया माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग डी बी अपॉन डी टी प्लस 1, ये दे दिया। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B, कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B इन अ रिएक्शन। ठीक है, इन द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने A और B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब A और B हमारे पास मोलर रेशियो बोल दो बेटा जी, मोलर रेशियो A और B का रेशियो निकालना है, A और B हमारे पास किस रेशियो में प्रेजेंट है। न्यूमेरिकल समझे, वो ये कहना चाहता भी आपके पास मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन का उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दे दिया। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने ये निकालना भी ए और बी का मोलर रेशियो क्या है, ए और बी किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता। तो अपन लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले, ठीक है। तो मोलर रेशियो का मतलब बेसिकली क्या है, मैंने इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, उनकी रेशियो को निकालना है। ठीक है, जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो इनका मोलर रेशियो होगा। अब उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये वाले एक्सप्रेशन की हेल्प लेता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, लॉग डी बी अपॉन डी टी
प्लस बेटा log 10 लिख सकते हैं यार, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अपने पास। यस लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे log हटाना पड़ेगा ना, मुझे log हटाना पड़ेगा तभी मैं और a और b का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो log को हटाने के लिए मेरे लिए जरूरी था भी 1 की जहाँ पे 1 है वहां पे भी log को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मैंने इसको log 10 लिख दिया। अब मैं इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, log माइनस डी सर अपॉन 10 दोनों को इक्वल मल्टीप्लाई टू, कर दें। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, log m इंटू एन बन गया बेटा मेरे पास। तो ये मेरे पास बन गया db इंटू डी टी इंटू क्या बन जाएगा, 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, क्योंकि log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस एन होता है। तो क्या करोगे, अब दोनों तरफ log को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो log को कैंसिल आउट किया बेटा जी। अगर log कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, अब मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 1/10 माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। बताओ क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बताना चाह रहा है, ए के आगे 1/10 लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया बी, ए और बी, इसका मतलब ये हो गया तो 1/10 माइनस DA/DT कैसे है? बेटा ये देखो ना, लॉग कैंसिल आउट हो गया बेटा जी, तो ये Yes, वाला sir. साइड को मैं इस तरफ ले आया ना, ओके सर, ठीक। ठीक है ना, ये बात ठीक है। क्लियर। तो अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी ए से बी बन रहा है, तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेफिनेटली 10 है और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेफिनेटली 1 है। और 10 डिवाइड में नहीं आना चाहिए था, तो बेटा तभी तो डिवाइड में आया ना, वो रेट में डिवाइड में आ रहा है ना बेटा। ठीक है तो सर। ब्रैकेट में डाल दो ना माइनस DA/DT, उससे कंफ्यूजन होगी शायद। ठीक है, ओके। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये बेसिकली ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना बेटा अपने पास, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया भी अगर हम लोग ए और बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10:1 आएगा। राइट एवरीवन। तो ये मैंने हर टाइप का जो भी न्यूमेरिकल आपके बेसिस पे, रेट के बेसिस पे बनता था, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्या कहते हैं, सबको क्लियर है? क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन करिएगा। कर लिया सर, नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। देखो अब टाइप ऑफ रेट, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट, रेट कितने टाइप का है, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो रेट बेटा, रेट को हम लोग अलग अलग काफी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ उसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करने वाला हूँ। तो अगर मैं रेट के बारे, अब ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट के बारे में, ठीक है। एक हमारे पास आएगा एवरेज रेट, एवरेज रेट, और एक हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप का रेट है। वैसे 3rd टाइप का रेट होता है इनिशियल रेट, वो तो आपको मैंने बता ही दिया था अभी क्या होता है, ठीक है। एक है एवरेज रेट और एक है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे आप लोग इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो, एवरेज वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज, व्हेन टाइम इंटरवल इज लार्ज। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल ज्यादा है तब जो हम लोग रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज रेट बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप अपने घर से इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहे हो, तो आपको जाने में 10 मिनट लगे, तो वो 10 मिनट्स के अंदर जो भी आप लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपकी एवरेज स्पीड है, क्योंकि आपके पास टाइम इंटरवल ज्यादा था। तो आपने कभी स्पीड कम भी की होगी, ज्यादा भी की होगी, खाली सड़क आ गई तो बहुत स्पीड से भगा लिया, रेड लाइट आ गई तो रोक ली। तो ओवरऑल 10 मिनट्स के अंदर जो आप लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपकी एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग कब निकालते हैं, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल क्या है, ज्यादा है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे,
अगर मैं इसको इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिखता हूँ बेटा जी, एवरेज स्पीड को अगर इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 बेटा, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट वेट वेट, ठीक है। एवरेज स्पीड को लिखा जाएगा डेल्टा की फॉर्म में, लिख लेता हूँ पहले, डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी बेटा जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज चेंज, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, लार्ज चेंज, लार्ज, ठीक है। लार्ज चेंज मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि टाइम में भी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, टाइम इंटरवल ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी डेफिनेटली ज्यादा आएगा। और अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं बेटा तो क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी बेटा जी, ये लिखा जाएगा। रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या होगा, आगे नेगेटिव डाल देंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में आगे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब अगर हमने ग्राफ की फॉर्म में निकालना है, ठीक है, अब ग्राफ की फॉर्म में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास है रेट की वैल्यू, ये रेट है, और यहाँ पे अपने पास बेटा जी टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पे कंसंट्रेशन और वहाँ पे टाइम, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में ग्राफ बना रहा हूँ, रिएक्टेंट की फॉर्म में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आर ए बी का मतलब है एवरेज रेट, आर ए बी का मतलब है एवरेज रेट। अब सोचो ध्यान से, अगर हम ग्राफ बनाए बेटा, ग्राफ में क्या होगा बताओ, जैसे रिएक्टेंट की फॉर्म में बनाना है, आपको ये बात तो क्लियर है भी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कम होगा, ये बात तो सबको क्लियर है। टाइम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कम होगा, तो डेफिनेटली ग्राफ ऐसे आने वाला है बेटा, ग्राफ ऐसे बनेगा, कर्वेचर नेचर बनना है, और डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्या पता लग रहा है भी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक टाइम ले लो T1, यहाँ पे टाइम मैंने ले लिया T1, तो जब टाइम डिक्रीज क्या हो रहा है, जब टाइम T1 था तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी थी, यहाँ पे मान लो R1, जब टाइम T1 था तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी R1। जब बेटा यहाँ पे टाइम T2 हो गया, ठीक है, आपने टाइम बढ़ गया, मान लो आपने टाइम कितना पहुंच गया, T2 टाइम पहुंच गया, तब जब टाइम T2 हो गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा जी, R2 हो गया अपने पास से। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है डियर, डिक्रीज कर रहा है ना बेटा। यहाँ पे R क्या है, R कंसंट्रेशन है ना यार रिएक्टेंट का। यस सर। R1 is concentration of reactant at time T1, R2 concentration of reactant at time T2। तो जैसे देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शंस का रेट, जो कंसंट्रेशन है बेटा R, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ओके। तो बताओ क्या लिखोगे, अगर यहाँ से एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या बनाओगे, तो क्या करोगे, फाइनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 बेटा जी। बताओ क्या ये एवरेज का बेटा एक्सप्रेशन समझ आया कि नहीं आया सबको? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा जी, हाँ या ना, पक्की बात है, ओके राइट। अच्छा प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे बना लोगे ग्राफ बताओ, अगर एवरेज का ही प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्राफ बनाना हो तो क्या बनाओगे बेटा जी, ऊपर की तरफ चला जाएगा ग्राफ, ठीक है ना, तो वैसा बन जाएगा ग्राफ अपने पास। यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज करेगा यार, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो टाइम निकलने से क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है अपने पास। तो क्या हो रहा है अपने पास, देखो यहाँ पे टाइम मान लो T1, तो T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है बेटा वो कितना है, P1 है। टाइम आपने ज्यादा कर दिया, कितना टाइम कर दिया, T2 कर दिया। अगर टाइम T2 करोगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, P2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो एवरेज का जो रेट आप लोग निकालोगे, एवरेज रेट वो क्या आ जाएगा,
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या करेंगे T2 माइनस T1। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ये भी एवरेज रेट का आ गया। तो एवरेज रेट को आप लोग रिएक्टेंट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। राइट एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? तो मेरे ख्याल से एवरेज रेट के बारे में तो क्लैरिटी होगी है सबको। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो माइनस का साइन लगाना जरूरी तो नहीं है ना वहाँ पे? बेटा माइनस का साइन अपने आप बेटा रेट को पॉजिटिव बना देगा ना, वो तो आपको मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आप लोगों को। ये नेगेटिव साइन तो इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो ओवरऑल रेट है वो अपने पास क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट तो डिफाइन कर लिया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, रिएक्शंस का रेट कैलकुलेट करोगे तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। अब इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है? और व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, और व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, और जब हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तब जो रेट कैलकुलेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। कहने का मतलब जैसे आप मान लो आप घर से निकले, आपने जस्ट टर्न लिया, जस्ट आप लोगों ने अपने मोड़ से टर्न लिया। जब आपने टर्न लिया ना तब आप अपना रेट निकालना चाहते हो, तब स्पीड निकालना चाहते हो, तब जो स्पीड आएगी ना वो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा, क्योंकि वो स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ रही है, तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना तो आप लोग बोल सकते हो यार उसके लिए जो टाइम इंटरवल होगा वो तो अप्रोच करेगा बेटा जीरो को, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। तो बेटा जिसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा ना, जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, या INT से लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा वो माइनस dr/dt इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, और इंस्टेंटेनियस रेट होगा माइनस dp/dt बेटा जी। और यहाँ पे जो d है ना, जो स्मॉल d है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब टाइम चेंज है वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब अगर टाइम में चेंज बहुत कम आएगा, अगर टाइम में चेंज बहुत कम है तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो भी काफी कम आएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए? तो ये समझ गए भी इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जो डेल्टा टी होगा वो जीरो को अप्रोच करेगा ना। इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है यार। टाइम इंटरवल का मतलब क्या होगा? मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप लोग रेट निकाल रहे हो। बेटा सभी म्यूट करके रखो बेटा अपने को। ठीक है, तो टाइम इंटरवल बहुत कम है तो इसका मतलब है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकाल रहे हो, तो डेल्टा को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी के साथ। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम लोग ये देख लेते हैं ग्राफिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को ग्राफिकली निकालना हो, ग्राफिकली वो तो एवरेज रेट तो अपने को समझ आ गया था बेटा कैसे निकाल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए तो ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बता दूं, मान लो मैं रिएक्टेंट के टर्म में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर मेरे पास ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास है कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे अपने पास टाइम है। तो अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में प्लॉट करूंगा तो ग्राफ बेटा माय डियर ऐसे ही आने वाला है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर टाइम ले लेता हूँ, टेम्परेचर बोल देता हूँ, ये टाइम T1 है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालना है। ठीक है, तो क्या करूंगा बताओ, क्या करते होते हो? क्या ड्रॉ करोगे बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे यार। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना आता है। क्या करोगे बेटा? यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, उस टेंजेंट को एक्सटेंड कर दो आगे तक। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ की इस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे आप लोगों ने रेट निकालना है। ओके,
तो अब यहाँ पे क्या ये O है, इस पॉइंट को बेटा B मान लो, इस पॉइंट को A मान लो। एंगल कौन सा लेते होते हो? ये बाहर वाला एंगल बेटा थीटा होगा अपने पास यार। एंटी क्लॉकवाइज लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल लेने की कंडीशन होती है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है बेटा जी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा होगा अपने पास। दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। और जो इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा वो क्या होता है बेटा जी? कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया कितने टाइम में। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या है? ओ बी है अपने पास। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास, और ये मेरे पास टाइम इंटरवल है। तो ओ ए अपॉन ओ बी अपॉन ओ ए, आगे क्या साइन आएगा? नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या देगा? इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। और इसको मैं अगर लिखूं तो इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो डेफिनेटली नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी बेटा जी? नेगेटिव tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा? स्लोप विल बी नेगेटिव माय डियर ऑल। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे Yes, tan sir. 180 माइनस थीटा आएगा ना। तो tan, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 180 माइनस थीटा बेटा नेगेटिव बन गया ना अपने पास यार। यस डियर ऑल, बताइए क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में भी निकाल सकते थे। अब ये तो मैथ्स है यार, इतना तो सबको आता ही है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना है तो भी बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करके पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करके बेटा वहां से रेट निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास तरीका होता है, मेथड्स होते हैं ग्राफिकली, कि हम लोग रेट को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सिखा दिया अभी इंस्टेंटेनियस रेट, और जो हमारे पास एवरेज रेट होता है उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, राइट यार। तो ये वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ जी सर जैसे tan 180 माइनस थीटा नेगेटिव होगा, तो सर पर उसके आगे एक और नेगेटिव तो लगा हुआ, तो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए स्लोप, क्योंकि हमने रेट को पॉजिटिव नहीं करने के बेटा लिए। जी, वो अगर मैं लूंगा ना वो 180 माइनस थीटा करके ही नेगेटिव लूंगा ना उसको, उसके यस आगे सर। और नेगेटिव, वो नेगेटिव को नहीं ना कंसीडर करेंगे, एक को कंसीडर करो ना। यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट को लिखता हूँ तो इंस्टेंटेनियस रेट या तो मेरे पास, मैं इसको लिखूंगा, इसको ऐसे लिखो भी इंस्टेंटेनियस रेट या तो माइनस ओ बी अपॉन ओ है, या फिर इंस्टेंटेनियस रेट को मैं क्या लिखूंगा भी, इंस्टेंटेनियस जो रेट है मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा है, ठीक है। या फिर मैं इसको लिखूंगा जो इंस्टेंटेनियस रेट आ रहा है तो उसकी जो स्लोप आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तीनों में से जिस मर्जी टर्म में डिफाइन कर दूं बेटा उसको, ओके। ओके सर। रेट तो बेटा, रेट तो ये है ना, ओ बी अपॉन ओ ही रेट है ना, तो नेगेटिव तो ये इंडिकेट कर रहा है ना भी ये कंसंट्रेशन के टर्म में है। क्लियर है? यस रेट सर। थोड़ा नेगेटिव है, पक्की बात है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस आर्टिकल के अंदर हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं बेटा जिन पे रेट डिपेंड करने वाला है। तो जैसे फर्स्ट फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब कि जो रिएक्शंस का रेट होता है ना, मैक्सिमम रिएक्शन में जो रिएक्शंस का रेट है वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर हम ये लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, concentration of reactant। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्शंस का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग कोलिजन थ्योरी की हेल्प से भी देखेंगे बेटा, जब हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखो ना, आप इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ये है भी जो वुड है, वुड बर्न फास्टर इन एक्सेस ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना
तो जो वुड है बेटा वो ज्यादा वुड जल्दी बर्न करेगी, ठीक है, बर्न फास्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बेटा ये हो रहा है भी जैसे जैसे आप ऑक्सीजन के अमाउंट बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे रिएक्शंस का रेट भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये पहला फैक्टर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे जाके स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक एक फैक्टर को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है डियर टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं हो रही। तो याद रखिएगा कोई भी रिएक्शन है चाहे वो एक्सोथर्मिक है चाहे वो एंडोथर्मिक है, जो रिएक्शंस का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शंस का रेट बढ़ेगा। तो फॉर एवरी रिएक्शंस, ये जनरली हम लोग हर टाइप की रिएक्शंस के लिए बोल देते हैं, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो और एंडोथर्मिक, जो मर्जी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली रिएक्शन का जो रेट है ना वो इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों करता है इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले बार बार एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा हर पॉइंट को हम लोगों ने इस चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ओके, राइट। तो ये था सेकेंड। थर्ड अगर फैक्टर की बात करते हैं वो आता है सरफेस एरिया। जो थर्ड फैक्टर है जो रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करेगा वो है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया वाला फैक्टर कब लगाना है? इफ रिएक्टेंट इज इन सॉलिड फॉर्म, रिएक्टेंट इज इन सॉलिड फॉर्म। मान लो अगर रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, कोई सॉलिड रिएक्टेंट है अपने पास, तब जो उसका जो रेट है ना वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा? तो पहले तो ये देख लेते हैं भी रेट का सरफेस एरिया के साथ रिलेशन क्या है। रिलेशन तो ये मिलेगा भी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शंस का रेट फास्ट होगा। अब यहाँ पे ना काफी फेमस सा क्वेश्चन बन जाता होता है। वो कहते हैं फाइनली डिवाइडेड चारकोल, फाइनली डिवाइडेड चारकोल बर्न फास्टर, चारकोल burn faster than their compact form, burn faster than their compact form, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कहते जो फाइनली डिवाइडेड चारकोल है ना, जो चारकोल को आप लोगों ने पाउडर फॉर्म में किया होता है वो जल्दी बर्न करता है एज कम्पेयर टू उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म से। या इसका और कोई एग्जांपल ले लो यार, जैसे मान लो लकड़ी का बुरादा होता है, ठीक है, एक लकड़ अपने वो वुड है, वुड का एक बहुत बड़ा पीस हम लोगों ने ले लिया और एक केस में उसको पाउडर फॉर्म सा बना दिया, उसका बुरादा सा बना दिया, छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दिया। तो जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ना वो जल्दी बर्न करेंगे एज कम्पेयर टू वुड के वो बड़े साइज के जो वो वुड होगा उसके कंपैरेटिवली। और आपको पता ही है भी जब हम लोग किसी बड़ी चीज को छोटी पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, उसको उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ता है डियर। ये तो सबको क्लियर है ना। लार्ज साइज सब्सटेंस को अगर हम लोग स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में तोड़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा यार। तो वही चीज होती है, क्योंकि सॉलिड के केस में क्या होता है, सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शंस के लिए, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो ये वाला फैक्टर तब ज्यादा बेटर काम करता है जब हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है डियर। चलिए, तो यहाँ पे करने के बाद अब आगे चलते हैं। 3 फैक्टर्स हम लोगों ने ये कर लिए। अब जैसे फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर आता है, फोर्थ फैक्टर आता है कैटलिस्ट, नेचर ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, नेचर ऑफ कैटालिस्ट। अब यार देखो ये तो अपने को पता ही है, हम लोगों ने +1 के अंदर भी किया था। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज, विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज। मतलब इनमें खुद में तो कोई केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है, खुद तो रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शंस के रेट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, अगर मैं बात करूं जैसे हाइड्रोजन है सपोज करो, ठीक है, हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, O2 के साथ रिएक्ट करवा के मान लो वाटर बना रहा हूँ, या फिर अमोनिया की बात कर लेते हैं अपन लोग।
किसकी, अमोनिया की बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक रिएक्शंस लिखी यहाँ पे, उस रिएक्शंस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, H2 को N2 के साथ रिएक्ट करवा के अमोनिया बना रहा हूँ। चाहे अमोनिया मान लो, चाहे वो जिस मर्जी का एग्जाम्पल ले लो। चलो जैसे मान लीजिए H2 गैस है प्लस यहाँ पे O2 गैस है, अमोनिया वाटर बना लेते हैं, तो यहाँ पे बनता है H2O। अगर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रही है, कहाँ पे कर रहे हैं रिएक्शंस को, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और तो ये रिएक्शंस का आंसर आएगा नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं बेटा, ठीक है। बट इसी रिएक्शंस को H2 गैस है प्लस O2 गैस है, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हो और यहाँ पे जस्ट आपने प्लेटिनम कैटलिस्ट डाल दिया बेटा, पीटी डाल दिया, जो कि इसकी तरह काम कर रहा है, सर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तब आपके पास रूम टेम्परेचर पे H2 बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, तो H2 ने क्या किया बेटा, रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट किया कि नहीं किया बेटा, प्लेटिनम ने रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट किया कि नहीं किया। अब रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, रिएक्शन में तो इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, H2 और O2 का ही हो रहा है, H2O2 ही रिएक्ट कर रहे हैं और H2 बन रहा है अपने पास यार। तो ये जो प्लेटिनम है जस्ट एक कैटलिस्ट है, ये हेल्प करता है, ये हेल्पर है, तो इसका मतलब कैटलिस्ट की नेचर पे भी रिएक्शंस का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो फिफ्थ हमारे पास फैक्टर आता है। फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास बेटा प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट ये किसके लिए होता है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा जी, ठीक है। देखो लाइट कौन सी रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, अफेक्ट रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करता है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं बेटा जी। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो रेट है उसको लाइट अफेक्ट कर सकती है। जैसे मान लीजिए H2 है, अगर H2 को Cl2 के साथ रिएक्ट करवा के HCl बना रहे हो, तो ये रिएक्शन बेटा वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। पर अगर आप H2 को Cl2 से रिएक्ट करके HCl बना रहे हो, सेम रिएक्शन को आपने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में किया, Hnu का मतलब है फोटोन आ गया, लाइट आई, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस को कैरिड आउट कर रहे हो तो ये रिएक्शंस का रेट क्या बन जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई है। और लास्ट वाला फैक्टर हमारे पास आता है जिस पे रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ये देखना है भी रिएक्टेंट की नेचर पे रेट कैसे डिपेंड करेगा। अब सिंपल सी बात है, जितना अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा, जितना अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा, बोल सकते हैं उतना रेट क्या होने वाला है बेटा, फास्ट होगा, उतना रेट फास्ट होगा। और जितना स्टेबल रिएक्टेंट होगा उतना बेटा रेट क्या होगा, स्लो होने वाला है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार, क्योंकि रिएक्टर ने टूटना है और प्रोडक्ट ने बनना है। तो अगर रिएक्टेंट इटसेल्फ बेटा ज्यादा स्टेबल है, सोच के देखो, अगर रिएक्टेंट इटसेल्फ ज्यादा स्टेबल है तो भाई वो टूटेगा ही नहीं। अगर टूटेगा ही नहीं तो दिक्कत कहाँ पे आएगी बताओ। तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके प्रोडक्ट के बनने का रेट भी बेटा बहुत स्लो होगा अपने पास। तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे रिएक्शंस का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। अब अगले वाले लेक्चर्स में क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर्स को ना डिटेल में पढ़ने वाले बेटा। जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके पूरा डिटेल के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो चुका है सब? सर ये आपने लाइट लिखा हुआ है रिएक्शन के ऊपर 2HCl से पहले। बेटा ये Hnu डाला है, वो याद है फोटोन क्या होता है बेटा जी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बोलते नहीं होते हैं, क्वांटा के पास जो एनर्जी होगी इज इक्वल टू Hnu होता है। अच्छा ठीक है वो H into frequency, ठीक है Hnu बेटा जी। हाँ जी चलिए ठीक है फ्रेंड्स। बोलो। वो जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में आपने H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl फास्ट वाला, उसमें आपने HV लिखा है, वो HV क्या है? Hnu होता है बेटा, Hnu ये फ्रीक्वेंसी होती है और H बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता है। +1 में हम लोग पढ़ते हैं ये जो लाइट आती है, लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो Hnu के इक्वल होती है, राइट? ओके सर।
ठीक है, और स्टूडेंट्स एक सेकंड नोट कर। हाँ जी कर लीजिए। तो आपके 2 लेक्चर्स हो गए काइनेटिक्स के। थर्ड लेक्चर्स में हम लोग आगे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रिएक्शंस के रेट पे, वो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके डियर, नो, ओके।